यस। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। उससे पहले एक बार प्रोडक्शन पे आ जाओ, जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था। और यहाँ पर हमने देखा था प्रोडक्शन में कि आउटपुट टोटली डिपेंड किस पे करता है सर? इनपुट पे। बराबर। मतलब इनपुट के फैक्टर्स जिस अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे। अरे सर, जितना ज्यादा इनपुट होगा उतना ज्यादा आउटपुट होगा, जितना कम इनपुट होगा उतना ज्यादा, सॉरी, उतना कम इनपुट होगा। अरे जितना कम इनपुट होगा उतना कम आउटपुट होगा। अरे बात समझ आ रही है? मतलब सर, अगर मान लो कि एक फोन बनाया हमने, तो अब इस फोन को बनाने में, एक फोन को बनाने में सर क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितने लगे, वो हमने प्रोडक्शन में पढ़ा। अरे सर, जैसे 2 लेबर ही लगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ही लगा, मशीन जो है वो एक ही लगी, या फिर रॉ मटेरियल कम लगा। सर स्क्रू वगैरह जो भी इसमें लगते हैं, ठीक है, छोटे मोटे, वो पार्ट्स 1 या 2 लगे। आप समझे? मतलब क्वांटिटी ऑफ इनपुट कितने हुए फॉर प्रोड्यूस दिस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अरे एक फोन बनाने में आपको कितने आउटपुट, सॉरी कितने इनपुट लगे, वो हमने कहा पढ़ा प्रोडक्शन में। क्या वहां पर हमने कहीं पे भी मॉनेटरी टर्म की बात की थी क्या? कि सर इस फोन को बनाने में खर्चा कितना लगा ये बताओ, ये बात की थी क्या? नहीं। तो वो हम पढ़ने वाले हैं आज इस थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर में, कि आखिर सर ये फोन जो बनाया, सर इसकी कॉस्ट हमें कितने में पड़ी। मतलब सर जब हम इनपुट पे जितना खर्चा कर रहे हैं उसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सर कॉस्ट ऑफ आउटपुट। अरे जैसे लैंड पे हमने रेंट दी, सर लेबर को हमने कितनी सैलरी दी। अरे एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि लैंड पे हमने रेंट पे किया है टोटल 10,000 रुपीज। बराबर। सर लेबर जितने भी थे, अभी यहाँ पर हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है? सर कितना पैसा दिया उनको, उनको हमने पैसा दिया सर 50,000 रुपीज वेजेस दी। कैपिटल हम बाहर से लेकर के आए थे, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया, मान लो 10,000 रुपीज। सर एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी हमने इंक्लूड किया है, मान लो 10,000। टोटल कितना खर्चा हुआ? सर 80,000 रुपये। बराबर। और 80,000 में आपने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया? मान लो 100 यूनिट्स बनाए, तो बताओ एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? सर 80,000 डिवाइडेड बाय 100, मतलब सर 800 रुपये। बराबर ना? 800 रुपये की आ गई, कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से हमें पता करना है कि आखिर एक गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है सर। सब मॉनेटरी टर्म देखनी है, अब यहाँ पर क्वांटिटी से लेना देना नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ इनपुट, एंड सम ऑफ द इनपुट कॉस्ट इज व्हाट? आउटपुट कॉस्ट। बोलो बात समझ आ गई आपको? तो अभी पूरा फोकस करके इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना, तो आपको क्या चीजें क्लियर होती जाएगी। तो थ्योरी ऑफ कॉस्ट जैसा चैप्टर समझने के लिए आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट और समझने होंगे। कुछ कॉस्ट के बारे में आपको समझना होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। अगर उसके बारे में आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाना, मैं ये क्लास चालू कर देता हूँ फिर। हाँ समझ रहे हो ना, स्कूल वाले कैसे पढ़ते हैं ऐसे। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलो इधर आ जाओ। अब इधर देखना, पूरा फोकस करना थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे। डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अकाउंटिंग कॉस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट की। सो सर अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होता है? सर ऐसे खर्चे जो आपने एक्चुअली इंकर्ड किए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट। मतलब सर वो एक्सपेंसेस जो आपने एक्चुअली इंकर्ड किए हैं, प्लस जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उन खर्चों को हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग कॉस्ट।
बोलो बात समझ आ रही है? जैसे अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो उस बिजनेस में मैंने रेंट पे किया, बराबर, मैंने सैलरी पे की, मैंने एडवर्टीजमेंट का खर्चा किया, मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए हैं, दीज ऑल एक्सपेंसेस विच आई वॉज incurred, ठीक है ना, एंड एक्चुअली आई विल रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। बोलो बात समझ आ रही है? सर वो खर्चे जिसको आपने एक्चुअली इंकर्ड किया है, क्लियर ना, और जिसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करोगे, वो सारे खर्चे क्या होते हैं? आपके अकाउंटिंग कॉस्ट। समझे आप? अभी यहाँ पर समझना अकाउंटिंग कॉस्ट में कि सर एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक्चुअल पेमेंट प्लस अक्रूवल बेसिस पे पेमेंट होना रिक्वायर्ड है, क्लियर? और इन दोनों को हम बोलते हैं कैश बेसिस पेमेंट। मतलब सर वो सारे खर्चे जो आपने कैश बेसिस पे किए हैं, अभी कैश बेसिस का मतलब कितने बच्चे क्या समझते हैं? जो आपने सिर्फ कैश में दिए हो वही, वो जरूरी नहीं है। उसमें एक्चुअल पेमेंट मतलब जो आपने कैश दिया वो तो है ही है, प्लस डेबिट क्रेडिट कार्ड जिससे भी आपने पेमेंट किया वो भी, प्लस अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस का मतलब आप समझते हैं, ठीक है ना, कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया है, लेकिन अमाउंट चाहे बाद में आएगा या फिर पहले आएगा, जब हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो दोनों को हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस पे। मतलब सर वो सारे एक्सपेंसेस जो कैश बेसिस पे हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। और इसे क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट को एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सर क्यों? बिकॉज it exclusively it's exclusively deal in the cash, क्लियर? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। कैश बेसिस पे क्या होता है? डील होती है, इस वजह से इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लो आया क्या ध्यान में यहाँ तक? पक्का? तो ध्यान रखना, ऐसे खर्चे जिसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, I pay the rent and I will record in the books of accounts. This is what? Sir, accounting cost. I pay salary. ठीक है? अरे मैं कुछ भी कोई भी खर्चा कर रहा हूँ और जिसे मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा, उसे मैं क्या बोलूंगा? अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अरे पक्का 100% श्योर हो आप लोग? यस। लेकिन सर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक्स। तो अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे होते तो अकाउंटिंग कॉस्ट जरूर देखते। हमें क्या चाहिए अब यहाँ? बराबर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट देखेंगे। सर क्या होती है इकोनॉमिक कॉस्ट? तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट। मतलब सर इकोनॉमिक कॉस्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगी आएगी, जो हम एक्चुअली इंकर्ड किए वो एक्सपेंसेस तो आएंगे ही आएंगे। मतलब जिन खर्चों को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख रहे हैं वो तो इकोनॉमिक कॉस्ट का पार्ट है ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है, जैसे अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट। और हमें कौन सी कंसिडर करनी है? इकोनॉमिक कॉस्ट। मतलब सर हमने जो ऊपर पढ़ा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वो तो इकोनॉमिक कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूड है, बट एक और कॉस्ट कुछ आएगी जिसे जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। तो समझते हैं सर ये जो स्टार मार्क बना है ना, ये कॉस्ट आखिर कौन सी कॉस्ट है? तो इसके लिए बोला सर, अभी समझ आ रहा है ना तुमको, कि सर इकोनॉमिक कॉस्ट में हम अकाउंटिंग कॉस्ट तो लेंगे ही लेंगे, भूलना मत। कितने जने मिस कर लेते हैं इस चीज को? सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? एक्सप्लिसिट में आपको अकाउंटिंग कॉस्ट तो लेनी ही लेनी, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो लेनी ही है, प्लस साथ में एक और कॉस्ट लेनी है, तो ही आपकी क्या आएगी? इकोनॉमिक कॉस्ट। तो सर आखिर वो कौन सी है जिसे आपको अकाउंटिंग कॉस्ट के साथ में ऐड करना है? तो सर वो खर्चे जिसे आपने किए नहीं है लेकिन आपको करने पड़ सकते थे, ठीक है, वो खर्चे आपको क्या करना है? यहाँ पर ऐड करना है। बोलो बात समझ आ रही है? ये सिंपल वे में समझाया तुमको, अभी समझ आया क्या कुछ? सर वो खर्चे जो आपने किए नहीं है लेकिन आपको करने पड़ सकते थे। ओ हो, ऐसे कौन से खर्चे सर कि आपने किए नहीं एक्चुअली,
बट आपको करने पड़ सकते थे और भी हमें ऐड करना है। सर जैसे समझना, अभी आपको समझाता हूँ थोड़ा और एग्जाम्पल के, तुम क्या हैबिचुअल हो गए थोड़ा। मान लो कि ये क्लासरूम है, अभी ये मेरा खुद का क्लासरूम है, बराबर, ये खुद की प्रॉपर्टी मेरी, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। क्या मुझे इस प्रॉपर्टी पे रेंट देना पड़ रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन अगर ये मेरी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या मुझे किसी और को इस पे रेंट पे करना पड़ता क्या? मतलब सर जो मैं रेंट पे करता, एक्चुअली किया क्या? मतलब सर ये खर्चा जो मैंने किया नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ सकता था, उस कॉस्ट को भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा। अरे बात समझ आई? या फिर सर यूं समझ लो कि मैं कैपिटल लगा के मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर, मैंने पैसा लगा के यहाँ पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो 1 करोड़ रुपया लगाया, खुद का पैसा लगाया 1 करोड़ रुपया, क्या इस पे मेरे को इंटरेस्ट खुद को मिलेगा क्या? अरे खुद को मैं इंटरेस्ट दूंगा क्या? नहीं ना। लेकिन अगर ये कैपिटल मैं बैंक से लोन लेकर के आता तो मुझे इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता क्या? अरे देना पड़ता ना। मतलब सर ऐसा खर्चा जो मैंने किया नहीं लेकिन मेरे को करना पड़ सकता था, उसे भी मैं यहाँ इंक्लूड करूंगा। या फिर सर वन मोर एग्जांपल तो समझ लो कि जैसे मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं पढ़ा था तो मैं कहीं जॉब कर, अरे बराबर ना, तो अगर मैं वहां जॉब कर रहा होता और वहां से मुझे ज्यादा अर्निंग होती, बराबर, मतलब सर मैंने इस काम को करने के लिए उस काम को सेक्रीफाइस कर दिया ना, तो वो खर्चा मेरे लिए ज्यादा हुआ, अरे वहां से पैसा मेरे को ज्यादा मिलता ना, तो वो खर्चा भी मैं यहीं से वसूलना चाहूंगा ना। मतलब सर ये खर्चा मैंने किया नहीं लेकिन मेरे को करना पड़ सकता था, उसे भी मैं कहाँ लूंगा? इसी कॉस्ट। अरे मेरी बात थोड़ा और सर डिटेल में समझाऊं मैं आपको, तो समझने की कोशिश करना आप लोग, और अच्छा समझाता हूँ, सुनो। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस में हूँ, ठीक है। आप चार्टेड बनेंगे तो चार्टेड की प्रैक्टिस ही करेंगे ना भाई, ठीक है ना। तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और प्रैक्टिस में मेरा सेल्स हो रहा है 20 लाख। कितना? 20 लाख। उसमें मैंने सैलरी पे की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किए, टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किए, बराबर, इसमें मैंने रेंट पे किया। क्या ये सर एक्चुअल पेमेंट किए हैं क्या मैंने? ये सारे जो खर्चे हैं वो मेरे हुए 10 लाख रुपीस। तो बताओ मैंने कितने रुपए कमाए? 10 लाख रुपए। अरे बराबर ना। मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? 10 लाख रुपीस, बराबर। मतलब सर व्हाट इज माय अकाउंटिंग प्रॉफिट ईयर? सर 10 लाख। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अब समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से कि सर अगर मैं ये प्रैक्टिस नहीं करता तो मैं कहीं पढ़ा रहा होता, अरे कहीं टीचिंग कर रहा होता ना। अभी ये मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो और यहाँ पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 लाख। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करता तो मैं कहीं और वर्क कर रहा होता, अरे बराबर ना। मतलब मान लो कि मैं कहीं टीचिंग कर रहा होता, मैं कहीं पढ़ा रहा होता और वहां से मुझे अर्निंग होती डायरेक्ट सीधा सीधा 15 लाख रुपया। कितना रुपया मिलता? 15 लाख रुपया। तो क्या आपको लगता है क्या कि सर आप ये काम कर रहे हो, यहाँ से कितना अर्न कर रहे हो? सिर्फ 10 लाख। और ये काम छोड़ के आप अगर जॉब करते हैं, अरे टीचिंग करते तो 15 लाख मिलते, मतलब 5 लाख आप लॉस में हो। मतलब सर आपने ये काम करने के लिए 5 लाख का अपना नुकसान कर दिया ना। बोलो ना। अरे बराबर। मतलब सर अगर, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी फिर? कॉस्ट हो जाएगी ना, कि आपने वो खर्चा, अरे ये काम करने के लिए वो आपके लिए खर्चा हो गया ना फिर,
क्योंकि आपने छोड़ दी वो इनकम। अरे जो 15 लाख रुपए डायरेक्ट मिलते हैं वो आपने इस काम को करने के लिए सेक्रीफाइस कर दिए ना, तो आपके लिए वो खर्चा हो गया ना। कितने का सर? अरे 5 लाख का, क्योंकि 10 लाख तो यहाँ से कमा लिया है। मतलब आप सर कितना लॉस में हो, देखे देख के बताना मेरे को। आया क्या समझ? लेकिन सर अगर 1 मिनट के लिए समझना, 1 मिनट के लिए समझना कि ये 10 लाख रुपए जो मैं यहाँ कमा रहा हूँ बिजनेस करके, ठीक है, अभी मैं कहीं टीचिंग कर रहा होता, सुनना अच्छे से अब, अगर मैं क्या करता, टीचिंग करता तो कितना मिलता? 15 लाख। ये 5 लाख का लॉस हो गया। इसी तरह समझना कि अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे कितना नॉर्मल सॉरी कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है सर? 10 लाख रुपीज। डन ना? अरे बराबर। ये मेरा खुद का क्लासरूम है। क्या है? मेरा खुद का क्लासरूम। अभी 1 मिनट के लिए समझना है, ये ऊपर रेंट लिखा है उसका कंसिडर मत करो, 1 मिनट सुनो बस। मान लो ये मेरा खुद का क्लासरूम है, नहीं क्लासरूम नहीं, ये मान लो मेरा खुद की प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा प्रैक्टिस का काम कर रहा हूँ, और इससे मैं कितना अर्न कर रहा हूँ सर? 10 लाख रुपए। बराबर। लेकिन अगर मैं ये काम नहीं करूँ तो मैं कहीं और काम कर रहा होता, और उस काम से मेरे को मिलता 10 लाख रुपया। समझना अब अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। देखना, इधर सुनना कि सर अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस नहीं करके मेरी खुद की प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ ना, तो मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 लाख ही। लेकिन अगर मैं ये नहीं करता तो मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रहा होता। अरे कहीं जॉब करता, और जॉब से मुझे कितने मिलते? 10 लाख रुपए। तो ये तो नुकसान है ही, प्लस अरे सर यहाँ काम कर रहे हो, इस वजह से आपका रेंट भी तो मिस हो रहा है। अरे मैं 10 लाख रुपए मेरी जॉब के तो छोड़ ही रहा हूँ, प्लस अगर मैं जॉब करता तो ये प्रॉपर्टी में रेंट पे देता ना, तो ये रेंट भी तो छोड़ रहा हूँ। तो ये 10 लाख प्लस मान लो 6 लाख रुपया मेरा रेंट है, मतलब मैं कितनी कितनी कॉस्ट मिस कर रहा हूँ मेरी, कितनी कॉस्ट मिस कर रहा हूँ टोटल? 10 + 6, अरे 16 लाख रुपए। मतलब मैं कितना नुकसान में हूँ सर? 6 लाख रुपया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप कि अब थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको। मतलब सर इस काम को करने के लिए आप जो दूसरा सेक्रीफाइस कर रहे हो, दिस कॉस्ट इज व्हाट सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि सर इस काम को करने के लिए आपने दूसरे काम को सेक्रीफाइस किया ना, और उस पर आपको जो खर्चा हुआ, जो नुकसान हुआ, उसको क्या बोलेंगे हम? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मान लो कि ये 10 लाख का जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ मेरे को, नेट प्रॉफिट, अभी यही कोचिंग से भी मेरे को कितना मिलता? 10 लाख। सर नॉर्मल हो गया ना यार? अरे चाहे ये काम करूं चाहे वो काम करूं, दोनों जगह प्रॉफिट तो नॉर्मल नॉर्मल ही होता ना। 10 लाख यहाँ पे भी कमा रहा हूँ, 10 लाख वहां पे भी कमाता, नॉर्मल ना? तो दिस इज व्हाट नॉर्मल प्रॉफिट। बट मान लो कि अगर यहाँ काम करके मुझे कितना मिल रहा है? 10 लाख, और कहीं पढ़ाने से मुझे सिर्फ 7 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब मैं ज्यादा प्रॉफिट में है ना? मतलब ये मेरा क्या होगा सर? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा मेरा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो क्या हो गया? लॉस हो गया ना यार? कि मैंने 10 लाख रुपए यहाँ कमा रहा हूँ, ये काम नहीं करके मुझे कितने मिलते हैं सर? 16 लाख मिलते हैं। तो ये 6 लाख रुपए मैंने क्या कर दिया? नुकसान कर दिया ना खुद का। तो ये भी अब मैं किससे वसूलूंगा सर? इसी बिजनेस से वसूलूंगा कि नहीं? अरे बराबर। इसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और आपको इकोनॉमिक कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर क्यों? अब बात आती है सर रीजन क्या? आपने ये बता दिया कि सर इकोनॉमिक कॉस्ट में हमें दो कॉस्ट लेनी है, अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी। लेकिन सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेंगे क्यों? सर इकोनॉमिक कॉस्ट कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट से काम क्यों नहीं चला सकते? अरे मेरा क्वेश्चन समझा आप? अरे ये चीज समझ आ गई कि सर इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है वो भी समझ आ गया। बट सर इकोनॉमिक कॉस्ट को हम कंसीडर करें क्यों?
क्यों बिजनेस में कंसिडर करें? अकाउंटिंग कॉस्ट से काम चल रहा है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे क्वेश्चन समझे नहीं समझे? सर इकोनॉमिक कॉस्ट को क्यों कंसिडर करें? तो अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, अभी यहाँ से मुझे जो भी अर्निंग हो रही है, मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मुझे यहाँ पर 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, बराबर, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो बिजनेस कर रहा हूँ, वहां से मेरे को कितना अर्न हो रहा है? सब 20 लाख। बट अगर ये मैं मिस कर दूं तो मैं कहीं काम कर रहा होता, मतलब इस काम को करने के लिए मैंने दूसरा काम छोड़ा ना, वहां से अगर मेरे को 25 लाख मिलते हैं, कितने मिलते हैं? 25 लाख। मतलब जो 5 लाख का डिफरेंस है वो भी मुझे यहीं से वसूलना है ना। तो केवल 20 लाख से अकाउंटिंग प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, मुझे 5 लाख मेरा इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। अरे समझे मेरी बात? इसलिए हम कौन सी कॉस्ट कंसिडर करते हैं? इकोनॉमिक कॉस्ट, ठीक है ना, रेदर देन ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट। हम क्या फोकस करेंगे? इकोनॉमिक कॉस्ट कि सर जो प्रॉफिट मुझे दूसरी जगह से हो सकता था, वो प्रॉफिट भी मुझे यही कंज्यूमर से वसूलना है। अरे वो आपका एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट होगा। कौन सा प्रॉफिट होगा? इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट प्रॉफिट, इम्प्यूटेड प्रॉफिट। आया क्या ध्यान में कुछ? तो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या हो गया सर? दोनों कॉस्ट। कौन कौन सी? सर अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, कौन सी? अरे इम्प्यूटेड कॉस्ट मतलब अगर ये नहीं करता तो मुझे खुद को पेंट, खुद को रेंट वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड रेंट। तो ये खुद से मैं मिस कर रहा हूँ। दूसरा वो भी मेरे को चाहिए होता फिर, तो आखिर किससे लूंगा? कस्टमर से ना। तो ये कहाँ आएगी? इकोनॉमिक कॉस्ट में। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब सर अकाउंटिंग कॉस्ट को मैं और क्या बोलता हूं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हाँ, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो है। अब सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ, अरे लिखो बाद में यार तुम लोग। जब आप मॉड्यूल देखोगे, देखना इधर, यहाँ पढ़ना आप लोग अच्छे से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट को पढ़ना आप। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये दिख गया आपको? अरे ये फोकस हो गया ना? यस। वेयर एज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ। ठीक है, ये तो अब समझो कि इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स, ये दिख रहा है ये लाइन देखो, फर्स्ट लाइन, thus economic cost include both accounting cost and implicit cost। ठीक है ना? Therefore economic cost are useful for business में while making decision। क्यों यूजफुल होती है सर? ये डिसीजन लेने के लिए। मतलब सर दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कॉल्ड implicit cost also। मतलब सर इकोनॉमिक कॉस्ट मींस एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। आया ध्यान में? अरे कोई डाउट है क्या तुमको? श्योर? 100%? यस। अभी मॉड्यूल देखोगे ना तुम लोग, तो आपको नेक्स्ट मिलेगा आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने अभी समझाया आपको कि आपने ये काम करने के लिए जो दूसरा सेक्रीफाइस किया ना, जो दूसरी कॉस्ट लगी आपको, अरे जो लॉस हुआ आपको, जो आपने सेक्रीफाइस कर दिया प्रॉफिट, वो आपके लिए क्या होगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो तो लेना ही है, प्लस साथ में एक और क्या दे रखा है? आउटले कॉस्ट। आउटले का नॉर्मल सा मतलब देखो, आउट, वॉलेट से पैसे निकाले, ले, ठीक है ना, मतलब जो एक्चुअली आप पे कर रहे हो कैश बेसिस पे, उसे हम क्या बोलते हैं? आउटले कॉस्ट। मतलब सर अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड आउटले कॉस्ट सब क्या है? सेम। समझे तुम? मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट इज व्हाट? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल लो, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट बोल लो, या आउटले प्लस अपॉर्चुनिटी और इम्प्लिसिट बोल लो, एक ही बात है।
आया ध्यान में? कोई तकलीफ यहाँ तक? लिखना है आपको? लिखो जल्दी से, चलो फटाफट से लिख लो, फिर आगे देखते हैं। कोई डाउट है किसी को? हाँ। हम्म। और कैश बेसिस का मतलब ऊपर समझा दिया। हम्म? जल्दी लिखो, फटाफट करो, फिर आगे देखते हैं। पलक हो याची, तुम दोनों को कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दो मेरे को, बिकॉज आई एम इन अनदर क्लास। हम्म। कौन म्यूट है? ना म्यूट है। हम्म, अच्छा बच्चे, नहीं इनके कोर्स हो गया वैसे भी। तभी तो अटेंडेंस लगाने। तुम फटाफट लिखो चलो, अच्छे बच्चे हैं ना, तुम्हारे जैसे नहीं है। बिल्कुल सही पकड़े। करो जल्दी करो, चलो फटाफट से लिखो, फिर आगे देखते हैं। तो लिखा आप सबने? कंप्लीट ना? यस। अरे अरे अरे, चलो देखो आगे देखो, अब समझो मेरी बात। इधर समझो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट सर जिसे आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, ट्रेसेबल कॉस्ट, ठीक है ना, जो इजीली क्या हो सकती है, ट्रेस हो सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है ना? देखो मैं आपको एक बार लैंग्वेज रीड कराता हूँ तो आपको क्या चीज समझ आ जाएगी। एग्जांपल दे रहे हैं बिल्कुल, देखो, direct costs are those which have direct relationship with the component of operation, like manufacturing a product, organizing a process or an activity, etc. ठीक है? अभी एक बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी। Since such costs are directly related to a product, process or machine, they may vary according to the changes occurring in these. Direct costs are costs that are readily identified and are traceable to a particular product, operation or plant। मतलब जैसे आप क्या कर सकते हो, इजीली ट्रेस कर सकते हो। ठीक है? इवन ओवरहेड कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट एज टू द डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैन बी डायरेक्ट टू अ प्रोडक्ट लाइन, सेल्स टेरिटरी, customer class, etc. We must know the purpose of cost calculation before considering whether a cost is direct or indirect। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात बोली। अभी सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर आपने तो सिर्फ रीड किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं पड़ा, अभी पता पड़ा है। सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि सर जो आप इजीली ट्रेस कर सकते हो, आपको पता पड़ जाए कि यार ये जो खर्चा हुआ है वो इस प्रोडक्ट के लिए ही हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे समझने की कोशिश करना,
कि मेरा फोन जो है बन के तैयार हो गया, बराबर। अभी इस पे कुछ सर्विस चार्जेस और लगेंगे, ठीक है, या फिर इसको क्लीन करने के चार्जेस और लगेंगे। अब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, जैसे सर्विस चार्जेस हो गए या फिर सर उसको क्लीनिंग चार्जेस हो गए, ये मेरी क्या होगी सर, डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे पता है ना कि यार इस पे इतना ही खर्चा हो रहा है। या फिर सर यूँ समझो, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इजी। या इंस्टीट्यूट चल रहा है, ओके, अभी सर यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, अकाउंट्स चल रहा है सर, बिजनेस चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, तीनों सब्जेक्ट चल रहा है। अभी मैंने इकोनॉमिक्स की कोई बुक मंगाई, क्या इजीली ट्रेसेबल है क्या कि ये किसका खर्चा, तो यार मोहित सर का खर्चा है, बराबर ना। दिस इज व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट। अरे आया क्या ध्यान में। अकाउंट्स का कोई मॉड्यूल मंगाया सर ने, या फिर कुछ कुछ भी प्रिंट करवाया, अरे समझे मेरी बात, कुछ भी टेस्ट पेपर प्रिंट करवाएं, फोटोकॉपी करवाएं, सर ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि हम डायरेक्ट ट्रेस कर पा रहे हैं सर ये रोमिल सर से रिलेटेड खर्चा है। दिस इज व्हाट, डायरेक्ट कॉस्ट। बट सर अब यहाँ इस क्लासरूम में सर बिजनेस की क्लास भी होती है, ठीक है, जो भी टाइम है उनका, मान लो 1 आवर है। इकोनॉमिक्स की क्लास भी होती है सर, अकाउंट्स की क्लास भी होती है, तीनों की क्लासेस हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आया 7,000 रुपये, तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या कि अकाउंट्स वाले के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और मैंने कितना यूज किया, या फिर बिजनेस वाले सर ने कितना यूज किया। कांट आइडेंटिफाई, कांट ट्रेसेबल, दिस इज व्हाट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। और समझे क्या मेरी बात आप लोग, हाँ। जैसे समझ लो ना कि आज ये तीनों क्लासेस चल रही, अरे यूं क्या पता कर सकते हो क्या कि नहीं यार बिजनेस की क्लास 45 मिनट की हुई, ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास सर 1.25 घंटे की हुई, और अकाउंट्स की क्लास 2 घंटे की हुई, तो उनका जो बिल आ रहा है वो ज्यादा है सर, एसी का जो खर्चा आ रहा है, एसी सर उनके पीरियड में ज्यादा चली, तो उनकी डायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा हो जाए, ऐसा पता पड़ सकता है क्या, नहीं। मतलब इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, जो आप ट्रेस नहीं कर सकते हो कि आखिर ये किस प्रोडक्ट से बिलोंग कर रही है, we can't identify, we can't traceable, these costs are what, indirect cost। are you getting my point right now? श्योर हो आप लोग, पक्का। देखो यही चीज लिखी, रीड कर लोगे क्या घर पे, ठीक है। फिर देखो दो चीजें और दे रखी है आपको, एक होती है, ये रोक के रखना एक बार, इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट, ठीक है ना, ये रुक जाना। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये समझ लो आप, ठीक है। देखो क्या लिखा, हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट ऑन द एक्विजिशन ऑफ अ प्रोडक्टिव एसेट सच एज मशीन बिल्डिंग। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर that has to be incurred for replacing an old asset. Instability in prices make these two costs differ, other things remaining the same. An increase in price will make replacement cost higher than historical cost। मतलब समझ लो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया कि आपने आज से 10 साल पहले कोई मशीन खरीदी 5 लाख रुपए में, कितने में खरीदी, 5 लाख। मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या हो गई सर, 5 लाख की, सर पहले इसकी प्राइस ये हुआ करती थी। आज आपने वो चीज बेच के, क्लियर, आपने वो बेच दी, मान लो वो आपने बेची अब 1 लाख में, क्लियर, या फिर सर उसको बेचा आपने 4 लाख में, मान नहीं है 4 तो क्या बिकी, 3 लाख में, 3 लाख में बेच दी, और उसकी जगह पे नई मशीन लेकर के आए 10 लाख की, क्लियर, अभी आपकी जेब से कितना लगा, 7 लाख ना। दिस इज व्हाट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और यही चीज यहाँ लिखी, एक बार रीड करना, मेरे एग्जांपल को ध्यान रखते हुए समझ आ जाएगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट incurred in the past on the acquisition of a productive asset such as machinery, building etc। पहले आपने कुछ खरीदा था, कुछ भी प्रोडक्टिव एसेट, वो क्या हो गया आपके लिए, वो कॉस्ट, उस पर जो खर्चा हुआ, हिस्टोरिकल कॉस्ट। आया यहाँ तक ध्यान में, आगे रीड करो। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द मनी एक्सपेंडिचर, वो खर्चा that has to be incurred for replacing, जो आपको करना पड़ता है, क्यों, replacing an old asset। अरे उस old asset को आपने क्या किया, रिप्लेस किया ना,
इनस्टेबिलिटी इन प्राइजेस मेक दिस टू कॉस्ट डिफर, ठीक है ना, मतलब प्राइजेस चेंज हुई ना, इस वजह से इन दोनों कॉस्ट में क्या आता है, फिर डिफरेंस आता है। समझे मेरी बात? अदर थिंग्स, दूसरी चीज आप, एन इंक्रीज इन प्राइस विल मेक रिप्लेसमेंट कॉस्ट हायर देन हिस्टोरिकल कॉस्ट। आया ध्यान में आपको? इस बार पहले के कंपैरिजन में अब जो हमने रिप्लेस किया गुड्स को, वो हमारे लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। श्योर? देखो आगे बढ़ो, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट को समझ लो, वैसे चीजें क्लियर हो जाए। इसमें एक चीज और आती है, ठीक है, वो आती है एक्सटर्नल कॉस्ट। अभी सुनना मेरी बात, प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राइवेट कॉस्ट। तो प्राइवेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, लिकर प्रोड्यूस कर रहे हो। क्या बना रहे हो? मजा आ गया, वेरी गुड, पता है मेरे को। आप लिकर प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने अपने फैक्ट्री में जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर जो खर्चा किया, जो भी इनपुट्स पे खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, वो आपके लिए क्या होगी, फैक्ट्री कॉस्ट, और उसे ही क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट कॉस्ट। मतलब प्राइवेटली आपको क्या करना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है, दिस ऑल कॉस्ट इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कॉस्ट। आएगा समझ? अरे चाहे रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ, चाहे मशीन का खर्चा हुआ, चाहे लेबर पे खर्चा किया, आपका खुद का खर्चा है ना यार। हाँ, इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है सर? इट इंक्लूड्स प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। अब सर ये क्या नई चीज है, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या? सुनो कि अगर मैं लिकर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है सर, इतना अनलिमिटेड धाम धूम, और इसकी वजह से पूरी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अरे सर पॉल्यूशन फैल रहा है, एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अरे समझे मेरी बात? सर एनवायरनमेंट गंदा हो रहा है, ठीक है ना, लोगों को हेल्थ डिजीजेज हो रही है। सर रिवर में पोल्यूशन हो रहा है, जो मेरा गार्बेज जा रहा है वहां पर, ठीक है ना, रिवर गंदी हो रही है, रिवर के जो एनिमल्स है, ठीक है ना, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, अरे वो मर रहे हैं। अरे मैं पूरे एनवायरनमेंट को गंदा करने पे लगा हुआ हूँ, बेकार पूरी तरीके से पोल्यूशन फैला रहा हूँ। समझे मेरी बात? तो ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट आती है, इधर इतना कुछ कर रहा है तो है, हर जगह तो मतलब एक तो जानवरों को मार रहा है, प्लस ऐसी चीज बना रहा है जिससे इंसान जानवर बन रहा है। हाँ आफ्टर टू पैक he will converted into the he will convert into the animal also। हाँ ठीक है, फॉक्स वगैरह कुछ भी, जो आपकी इच्छा मान लो। अरे बात समझ आ रही है? तो गवर्नमेंट क्या बोले, इधर आ, वेरी गुड, अभी क्या कर, एनवायरनमेंट को गंदा किया ना, लगाओ इस पे एनवायरनमेंट टैक्स लगाओ, इस पे पोल्यूशन टैक्स लगाओ। अरे समझे मेरी बात? इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई ना, हाँ उसका टैक्स भी इससे वसूलो। अरे अब टैक्सेस वसूलेंगे, सुनो मेरी बात सुनो, टैक्सेस वसूलेंगे तो सिंपल सी बात है ना भाई, कि उसके गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाएगी। अरे समझ मेरी बात? अगर एक्सटर्नल कॉस्ट, ये जो एनवायरनमेंट टैक्स है, पोल्यूशन टैक्स है, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है, किससे सर? ऐसे एंटरप्रेन्योर से, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर सोसाइटी, अरे सोशल बेनिफिट के लिए, ठीक है ना, तो क्या करती है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, ऐसे टैक्स ले रही है। अभी सुनो, प्राइवेट कॉस्ट उसकी खुद की आई है, अगर गवर्नमेंट ये एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लेगी उससे, अरे ये इन्वायरमेंट टैक्स या पोल्यूशन टैक्स नहीं ले, तो वो इच्छा हो जितना प्रोडक्शन कर रहा है, अरे मस्त है, खूब कमा रहा है। गवर्नमेंट आती है, टैक्स दे भाई फटाफट से, हायर टैक्स चार्ज करती है। अभी टैक्स लेगी तो प्राइसेस बढ़ेगी ना उसके गुड्स की, अरे उसकी कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं? कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो उसके गुड्स की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी ना। तो कम डिमांड होगी तो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेगा, अभी कम प्रोडक्शन करेगा तो अपना आप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन कम होगा ना, इस वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट लगती है। अरे आया क्या ध्यान में?
तो सर उसकी जो एंटरप्रेन्योर की खुद का खर्चा है वो, प्लस उसे जो एक्सटर्नल कॉस्ट जो इन्वायरमेंट टैक्स या पोल्यूशन टैक्स, या सर उसकी वजह, उसकी फैक्ट्री की वजह से सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है, उसका खर्चा करना पड़ रहा है। दिस कॉस्ट इज व्हाट, सोशल कॉस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट? श्योर श्योर, पक्का, यस। आगे देखो, देखो यही चीज लिखी है, एक बार रीड करो आप लोग, एक बार रीड करो, कोई भी डाउट है पूछना आप लोग। फिर अपन देखेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। अरे आएगा समझ, चलो इधर समझो, बार बार नहीं समझाऊं, फिर समझो एक बार। इंक्रीमेंटल कॉस्ट और संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, पास्ट कॉस्ट, ठीक है ना? अरे समझ आया, प्री कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, जो भी बोलना चाहो, पोस्ट नहीं कह रहा हूँ, प्री और पास्ट, अभी समझ आया ये चीज, सुनो सुनो। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, नाम से पता पड़ रहा है। इंक्रीमेंट मतलब आपके बिजनेस को आप एक्सपांड करना चाह रहे हो सर। अरे आप अपने बिजनेस को न्यू एरा में कन्वर्ट करना चाह रहे हो सर, न्यू एरा में एस्टेब्लिश करना चाह रहे हो सर, रन करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे सर, एडवांस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे ना भाई। अरे जो आपके पहले से मशीनरी लगी हुई, पहले से प्लांट लगे हुए हैं, उसके उसको रिप्लेस करोगे ना आप। अरे दूसरी न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर के आओगे कि नहीं, फॉर इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अरे आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स परचेज करोगे या नहीं करोगे? क्या वो रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं। अरे वो आपको न्यू ही परचेज करनी पड़ेगी। तो आपने जो न्यू टेक्नोलॉजी परचेज की, एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए। अरे जब न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आओगे, तो न्यू टेक्नोलॉजी से पुराने प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? तो जितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, हाँ, और जो ये एक्स्ट्रा खर्चा किया आपने, उसे हम क्या बोलेंगे, आपके इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आया क्या ध्यान में? हाँ, मार्जिनल कॉस्ट नहीं कह रहा हूँ, आप एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट समझ सकते हो, लेकिन ये क्या है, सारी क्वांटिटी ऑफ, मतलब एडिशनल सारी क्वांटिटी पे निकलता है। मार्जिनल कॉस्ट केवल एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी पे होता है। एडिशनल कॉस्ट है बट सारी क्वांटिटी पे, जितने भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है, एक पे नहीं। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का मतलब, समझो मेरी बात समझो, कोई मशीन पहले यूज करते थे, उसमें मान लो एक इतनी क्वांटिटी बना रहे हो 100, ठीक है, उस 100 क्वांटिटी को बनाने पे इस पे जो खर्चा हुआ वो डन। अब आपने इसको हटा दिया, इसकी जगह आप दूसरी लेकर के आ गए पूरी, या फिर ये है ही है दूसरी और लेकर के आए, दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन लेकर के आए, उसकी वजह से आपका जो 100 क्वांटिटी वो बढ़ के कितना हो गया, 150। तो ये जो 50 एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए आपने कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई, दिस इज व्हाट योर इंक्रीमेंटल कॉस्ट। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का। संक कॉस्ट का मतलब क्या होता है समझना, आप समझ आए? कोई आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पढ़ा है, बस एक तरीके से वही क्या है आपके लिए संक कॉस्ट। मान लो कि अगर मुझे फैक्ट्री डालनी है सर, कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, तो इससे पहले मुझे R&D का खर्चा करना पड़ेगा ना भाई। अरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा चाहिए, अरे समझे, जो भी पेपर वर्क करना है वो करना पड़ेगा। मतलब ये जो खर्चे हो, वापस से वापस से करने की जरूरत है क्या आपको? क्या वापस से रिकवर्ड होते हैं क्या ये? अरे अरे वसूल लेंगे प्रॉफिट में, वो बात अलग है, बट वो खर्चा उसी फॉर्म में वापस मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, संक कॉस्ट।
अरे आया क्या ध्यान में? अरे क्लियर? या फिर यूं समझ लो कि मैं सर ये जो कंपनी बना रहा हूँ, कंपनी बनाने से पहले के जो खर्चे हुए मेरे, वो सब क्या है? हाँ, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो भी, या फिर ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने से पहले के जो खर्चे किए मैंने, ठीक है ना? सर ये फर्म को इनकॉर्पोरेट करना, ठीक है, उसका खर्चा हो गया, प्रिंटिंग का खर्चा हो गया, सर एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा क्या है? संक कॉस्ट है, ठीक है ना? आई कांट रिकवर्ड अगेन, आई कांट रिकवर। अरे कर सकता हूँ क्या? नहीं। देखो अब एक बार रीड करो, आपको समझ आया? एक बार रीड कर समझ आएगी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना? किससे रिलेट करती है? कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया ना? यस। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर्स टू द एडिशनल कॉस्ट इन फर्म एज रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस डिसीजन, ठीक है ना? बिजनेस डिसीजन लिया ना, न्यू टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं, नई मशीन लेकर के आते हैं। यस। फॉर एग्जांपल, incremental cost will have to be incurred by a firm when it makes a decision to change its product line। अरे मुझे अपनी प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी, ना ज्यादा करना है ना प्रोडक्शन। यस। रिप्लेस वन आउट मशीन, अरे पुरानी जो मशीन थी उसको हटा दूंगा। यस। बाय अ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी और अक्वायर अ न्यू सेट ऑफ क्लाइंट्स, ताकि मेरा प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा होगा और मेरे क्लाइंट्स भी न्यू होंगे फिर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, अब नई मशीन यूज कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट होगा या नहीं होगा? ठीक है। अरे आई क्या समझ में बात? वो क्या होते हैं? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आप अपना प्रोग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेसिव कॉस्ट। सunk cost refers to those costs which are already incurred once, एक बार आपने खर्चा कर लिया बट कांट बी रिकवर्ड, वापस से मिल सकता है क्या पैसा? नहीं, हो गया हो गया। They are based on past commitments and can't be revised and reversed if the firm wishes to do so। वो चाहे तो अभी ये पैसा वापस से रिवाइज नहीं कर सकते, गया वो, खत्म, टाटा बाय बाय। यस। एग्जाम्पल, sunk cost is incurred on advertising, R&D, specialized equipment and fixed facility as such as रेलवे लाइंस। अरे रेलवे लाइन लाने के लिए भी इतना सारा खर्चा करना पड़ता है ना, तो ये जो खर्चा हो गया वो हो गया यार, उसे क्या बोलेंगे? संक कॉस्ट। वापस चेंज कर सकते हो क्या आप? संक कॉस्ट एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स इनटू बिजनेस। पहले पैसा लगाना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी ट्रबल होती है कि हर कोई इस वजह से आने से एक बार सोचता है, बैरियर है, ठीक है ना? खूब सारा खर्चा करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय? तो क्या क्या कॉस्ट पढ़ी आज हमने, फटाफट से देख लो कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड अपॉर्चुनिटी, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, आउटले और इम्प्लिसिट। डन। फिर हमने पढ़ा सर आउटले कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट ट्रेसेबल और इनडायरेक्ट मतलब नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। फिर हमने पढ़ा इंक्रीमेंटल एंड सunk कॉस्ट। यस। फिर हिस्टोरिकल एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट सोशल। ओके, कोई तकलीफ है यहाँ तक? लास्ट एंड फाइनल समझ लेते, ये तो आपको आता है ना बच्चों टाइप में। फिक्स कॉस्ट, सर ऐसी कॉस्ट जो कितना ही प्रोडक्शन करो या मत करो, सर ये खर्चा तो होना ही है, वो क्या होगा? फिक्स कॉस्ट। जैसे किराया, सर रेंट, इस फैक्ट्री का रेंट है मान लो 10,000 रुपीज, कितना है? फैक्ट्री के हिसाब से तो कम है बट ठीक है, छोटी फैक्ट्री, फैक्ट्री के हिसाब से ये रेंट कितना है? 10,000। अभी एक महीना हुआ, मैं लैंडलॉर्ड को जाकर के बोल रहा हूँ रेंट नहीं दूंगा, उसने कहा क्यों? अरे मैंने एक भी यूनिट नहीं बने। चल जाएगा क्या में ऐसे? मतलब आपका खर्चा क्या है वो फिक्स है, वो 10 देनी है आपको। या फिर सर आपने प्रोडक्शन किया, आप जितनी यूनिट बनाते थे पहले मान लो 1000 यूनिट बनाते थे, अब इस बार आपने 2000 यूनिट बनाई, तो क्या लैंडलॉर्ड आकर के आपको ये 20,000 दे इस बार? मतलब फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है, ऐसा खर्चा है जो आपके प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी नहीं होता है, वो क्या है? फिक्स का फिक्स ही है, वो तो आपको करना ही है। उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट, सर ऐसा खर्चा जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है, सर इनपुट्स के अकॉर्डिंग वेरी होता है,
इनपुट वेरी होगा तो आउटपुट वेरी होगा, और आउटपुट वेरी होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी होगी, एंड दिस कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। बट ये कैसे वेरी होता है वो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो कल की क्लास कोई भी मिस मत करना। थैंक यू सो मच। आया क्या समझ में? ओके बच्चों।